आज एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले 2-3 दिन से भारतीय अर्थव्यवस्था में मीडिया के द्वारा ये चर्चा जोरों पर है कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक हो गई है। कुछ नेताओं ने भी ट्वीट किए, सोशल मीडिया पे डाला और कुछ प्रमुख देश के अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें कौशिक बासु और अरविंद सुब्रमण्यम ने भी अपने ट्वीट किए, सोशल मीडिया पे डाला। एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि सच्चाई क्या है इसके बारे में आम भारतीय जनता जाने और अपनी राय रखे। मैं शुरुआत उसी रेखा चित्र से करता हूं जिसको IMF ने रिलीज किया और उसके बाद आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। आप इस रेखा चित्र को गौर से देखिए। इस रेखा चित्र में प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया गया है। प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया हुआ है इस रेखा चित्र में, जिसमें जो रेड कलर का या जो सेफ्रॉन कलर का रेखा चित्र दिख रहा है वो भारत का है और जो लाइन ग्रीन कलर की दिख रही है वो बांग्लादेश की लाइन है प्रति व्यक्ति आय। आप शुरुआत से देख सकते हो क्योंकि ये जो लाइनें बनी हुई है ये 1981 से लेके आज तक की बनी हुई है। आप देख सकते हो 1981 से सन 2000 तक भारत और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय, जो कि एक्सचेंज रेट पर आधारित है, करीब करीब एक समान थी। दोनों वक्र एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के पास में है, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। लेकिन सन 2000 के बाद में इनके बीच में एक गैप तेज गति से बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय से अधिक हो गई। जितना ये अंतर अधिक है उतनी ही भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से अधिक है। अब प्रश्न यह है कि इसमें डिबेट क्या है। अब कुछ नेताओं ने यह डाला है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय जो कि एक्सचेंज रेट पर आधारित है, विनिमय दर पर आधारित है, वो पहले 20 सालों तक एक समान थी, फिर भारत आगे बढ़ा, फिर वापस एक दूसरे का। कोविड के बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था, IMF ने ये प्रोजेक्शन किया है, ये एस्टिमेट किया है कि 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था -10% के आसपास रहने की संभावना है और बांग्लादेश की -3% रहेगी। इसलिए ये प्रति व्यक्ति आय पास में आने की संभावना दिखाई गई है इस रेखा चित्र के अंदर। लेकिन एक्चुअली जब कभी भी दो देशों के बीच प्रति व्यक्ति आय की तुलना करनी हो तो यह लगभग आम राय है कि हमें एक्सचेंज रेट, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, उसकी बजाय जो परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर जो एक्सचेंज रेट होती है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो एक्सचेंज रेट होती है, उसके आधार पर तुलना की जाए। ये जो प्रति व्यक्ति आय दिखाई गई है ये एक सिंपल नॉमिनल एक्सचेंज रेट के आधार पर दर्शाई गई है। इसका मतलब यह हुआ कि $1 में भारत में 75 रुपए आते हैं और बांग्लादेश में $1 में जो भी रुपए आते हैं तो इनको डॉलर में कन्वर्ट करके और फिर वापस इसको दिखाया गया है। अब बात यह है कि जब इसको क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर दिखाया जाए, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर दिखाया जाए, तब प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है ये देखिए आप। यदि प्रति व्यक्ति परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर दिखाया जाए तो आप यहां पे क्लियर देख सकते हो कि GDP पर कैपिटा कांस्टेंट प्राइस परचेसिंग पावर पैरिटी आप देख सकते हो। तो इसके आधार पर यदि तुलना की जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति आय 5,944 रुपए और कुछ पैसा है, जबकि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 4,861 रुपए और 45 पैसे है। इसका मतलब यदि परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर दोनों की प्रति व्यक्ति आय निकाला जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय से काफी अधिक है। अब है क्या ये परचेसिंग पावर पैरिटी? एक सामान्य भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मतलब उस देश की मुद्रा के द्वारा
वस्तुओं सेवाओं को खरीदने की क्षमता कितनी है, उसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं कि वैसे तो $1 में भारत में वर्तमान समय में लगभग 75 रुपए आ रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट 75 रुपए है एट कांस्टेंट प्राइस, जो कि 75 रुपए के आसपास है। लेकिन जब इसको परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर एक्सचेंज रेट निकाली जाती है, तब वहां दोनों देशों की तुलनात्मक कीमतों का भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप समझने का प्रयास कीजिए, जैसे भारत में एक कप चाय 5 रुपए की मिलती है, इसका मतलब कितना हुआ कि $1 में भारत में 15 चाय आ सकती है। अमेरिका में चाय की कितनी कीमत है? मान लें कि अमेरिका के अंदर $1 में 2 चाय आ सकती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो 15/2, 15 को 2 से वापस विभाजित करते हैं, मतलब जो विनिमय दर है हमारी, जो 1/75 है, उसको गुणा कर देते हैं 15/2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी जो एक्सचेंज रेट है डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया वो $1 में 75 रुपए आता है, तो हमारी एक्सचेंज रेट हो गई 1/75। लेकिन जब ये एक्सचेंज रेट परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर निकालते हैं, तब वहां की जो कीमतों से, रिवर्स कीमतों से इनका गुणा कर देते हैं। जब इनका हम गुणा करते हैं तो ये एक्सचेंज रेट क्या होती है? कम हो जाती है, इतनी नहीं हो पाती है। तो इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी वाली जो विनिमय दर है, उसके आधार पर यदि प्रति व्यक्ति आय निकाली जाए तो वो वास्तविक तुलना है, एक वास्तविक आधार है दोनों देशों के बीच तुलना करने के लिए। तो उसके आधार पर देखा जाए तो बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से काफी कम है। तो इसीलिए वास्तविक सच्चाई तो यही है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है। तो इसलिए इसको लेकिन इसके साथ हमें यह भी नहीं रिजेक्ट करना चाहिए कि बांग्लादेश पिछले 20 सालों में काफी अच्छा कर रहा है, मतलब बुरा नहीं कर रहा है बांग्लादेश का। कम से कम आप तुलना कर, भारत की भी तुलना बांग्लादेश के कई सेंस में कर सकते हो। यहाँ पे दिखाया हुआ है जीडीपी ग्रोथ भी बांग्लादेश की काफी तेज है। इसके अलावा भी कई मायनों में बांग्लादेश अच्छा कर रहा है, हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कम से कम। लेकिन जो आधार तुलना का प्रति व्यक्ति आय का है, वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे जो कांस्टेंट प्राइस पे है, उसके आधार पे हो सकता है बांग्लादेश भारत के प्रति व्यक्ति आय से अधिक निकल जाए। लेकिन जो वास्तविक तुलना का आधार है वो परचेजिंग पावर पैरिटी, उसके आधार पे बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है। अब मैं अन्य मुद्दों पे भी भारत और बांग्लादेश की अपन तुलना कर सकते हैं। काफी कुछ फैक्टर मैंने लिए हैं, तो उसके आधार पे अपन तुलना कर सकते हैं। पहले मैंने जीडीपी दिखाया है कि जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे, जीडीपी मतलब कांस्टेंट प्राइस पे, नॉमिनल जीडीपी नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे। तो भारत की जीडीपी जो 17 में बनी है वो करीब 9.474 ट्रिलियन बन रही है, या ये कह सकते हैं कि $9,474 बिलियन बन रही है। लेकिन बांग्लादेश की केवल $690 बिलियन है। तो इसका मतलब भारत की जीडीपी बांग्लादेश की जीडीपी से 15 गुना ज्यादा है। हालांकि भारत की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सही मायने में तुलना अपन को करनी है तो प्रति व्यक्ति आय ही ज्यादा ठीक रहता है। तो प्रति व्यक्ति आय भी आप लोग देख सकते हो कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 2017 में $4,200 है, जबकि भारत की 7,000, लगभग 1.5 गुना से भी अधिक भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से अधिक है। इसके अलावा भी जीडीपी ग्रोथ देखें तो बांग्लादेश काफ़ी ठीक कर रहा है पिछले कई सालों में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बांग्लादेश काफ़ी कुछ ठीक कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ बांग्लादेश मेंटेन कर रहा है। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, कम से कम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बांग्लादेश के अंदर है वो बहुत अच्छा कर रही है। तो इसलिए बांग्लादेश में भी अपन बांग्लादेश का जो ग्रोथ है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। कम से कम सेक्टर वाइज भी अपन तुलना कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि बांग्लादेश की क्षमता या बांग्लादेश कहां अच्छा कर रहा है, वो वहां आप इंडस्ट्री देखिए कि जीडीपी के अंदर सेक्टर वाइज किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो आप देखिए कि भारत में एग्रीकल्चर का कुल जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर जो कृषि है इसका योगदान 15.4% है, लेकिन बांग्लादेश में ये 14.2 है, मतलब कम है ये। लेकिन आप इंडस्ट्री देखिए, इंडस्ट्री का भारत में योगदान 23% है और वहां बांग्लादेश के अंदर 29.3% है। यहां बांग्लादेश एडवांटेजेस कर रहा है, क्योंकि जहां इंडस्ट्री सेक्टर मजबूत होता है, जहां विनिर्माण मजबूत होता है, जहां उसी देश के अंदर वस्तु और सेवाओं का निर्माण होता है, जहां इंडस्ट्री मजबूत होती है, वो निश्चित रूप से वो देश आगे बढ़ता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, अन्य सेक्टर भी तेज गति से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन भारत में पिछले कई सालों से
ये एक ट्रेंड चल रहा है कि सर्विस सेक्टर तेज गति से बढ़ा है भारत के अंदर। आप देख सकते हो 61 पॉइंट समथिंग बांग्लादेश में ये सर्विस सेक्टर कम है, लेकिन मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा कि सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउन नहीं होना चाहिए। इसलिए जो सरकारें आई है उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, जिससे ये होगा कि देश के अंदर, भारत देश के अंदर तेजी से इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप किया जाए, क्योंकि यदि इंडस्ट्री तेज गति से डेवलप होगी तो बाकी सारे क्षेत्र भी तेज गति से आगे बढ़ने लगेंगे, प्रति व्यक्ति आय भी तेज गति से आगे बढ़ने लगेगी, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर भी बनने लगेंगे। कम से कम इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक ट्रेंड जो आम जन का ट्रेंड, मैंने पिछले कई वीडियो में भी जिक्र किया है, भारत में युवा, हर किसी को व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, सभी को ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठने वाला काम चाहिए, लेकिन कोई भी रिस्क लेके युवा इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना सेटअप करने के बारे में कम लोग विचार रख रहे हैं। इसलिए सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउन हो रहा है। तो ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि सोचे कि भारत में कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं। अपन चाइना से भी पिछड़ इसीलिए रहे क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफी तुलनात्मक रूप से काफी कमजोर है। हम बांग्लादेश से भी पिछड़ रहे हैं और चाइना से तो बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं इस मामले में। तो इसलिए ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ध्यान दें, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए सरकार की पॉलिसी भी हालांकि बन रही है और पॉलिसी की ज़्यादा जरूरत है। किन किन वस्तुओं का हम अधिक से अधिक देश के अंदर निर्माण कर सके ताकि हमारी बाकी ये हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ सके। अन्य तुलना भी मैंने यहाँ दिखाई गई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, इसमें कम से कम बांग्लादेश की तुलना में अपनी स्थिति अच्छी है। और ये वो अरविंद सुब्रमण्यम जिन्होंने कमेंट किया था कि एक्चुअली किस डायग्राम की तुलना होनी चाहिए, ये दोनों IMF के हैं। ये एक IMF का इधर वाला डायग्राम जो दिखाया वो केवल कांस्टेंट एक्सचेंज रेट एट कांस्टेंट प्राइस पे है, और दूसरे वाला जो डायग्राम दिखाया हुआ है जिसके अंदर भारत हमेशा बांग्लादेश से आगे ही रह रहा, वो है प्रति व्यक्ति आय एट परचेजिंग पावर पैरिटी। तो दोनों को जो तुलना करने पर, देखने पर कि हो सकता है वर्तमान करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस पे बांग्लादेश हमारे प्रति व्यक्ति आय के पास में आ जाए, या हो सका हमसे आगे बढ़ जाए, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर तुलना की जाए तो बांग्लादेश काफ़ी पीछे है। ये कुछ राजनीतिक कमेंट उस पर हुए थे, जिसको लेकर फिर देश के अंदर डिबेट शुरू हो गई इस बात की कि बांग्लादेश भारत से आगे हो गया है। लेकिन एक निश्चित रूप से भारत में भी ध्यान देने की जरूरत है, वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। यदि भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर तेज गति से आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सारे सेक्टर आगे बढ़ेंगे और भारत के लिए भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद।